नमस्ते, सदा खुश रहो बिटिया। मैं जेवीएन डॉक्टर एल के शर्मा, प्रोफेसर ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर। आज का हमारा विषय है विभागीय उपक्रम। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे विभागीय उपक्रम का अर्थ। सरकार अन्य क्रियाओं की भांति उद्योगों के लिए भी विभाग का प्रबंध करती है। जब किसी उद्योग तथा वाणिज्य प्रबंध सरकार के किसी विभाग को सौंप दिया जाता है, तब यह व्यवस्था विभागीय प्रबंध की व्यवस्था कहलाती है। यह सार्वजनिक उपक्रम का प्रारंभिक एवं सबसे पुराना प्रारूप है। रेलवे, डाक एवं तार विभाग दो प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम हैं। इनके अतिरिक्त भारत में ये विभागीय उपक्रम हैं: केंद्रीय स्तर पर डाक, तार, रेलवे, सुरक्षा, उत्पादन, बंदरगाह, संचार, मुद्रा निर्माण, सरकारी छापाखाना, आणविक ऊर्जा परियोजना इत्यादि। राज्य स्तर पर डेयरी योजनाओं, बिजली, सड़क, यातायात, सिंचाई इत्यादि का विभागीय संस्थान द्वारा प्रबंध किया जाता है। विभागीय संस्थान के मुख्य लक्षण निम्न प्रकार हैं। संसदीय सरकार में विभाग का निर्माण कार्यपालिका के प्रस्ताव के द्वारा ही किया जाता है। इसके निर्माण के लिए संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। उद्यम विभागीय अध्यक्ष के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होता है तथा संबंधित मंत्री के माध्यम से ही अपनी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होता है। विभागीय संस्थान के वित्त का प्रबंध राजकोष में से वार्षिक अनुमानों के आधार पर किया जाता है एवं उससे प्राप्त होने वाला अधिकांश राजस्व राजकोष में ही जमा किया जाता है। विभागीय उपक्रम के संदर्भ में अन्य शासकीय कार्यों के भांति बजट, लेखांकन, लेखा परीक्षण, नियंत्रण संबंधी नियम लागू होते हैं। विभागीय उपक्रमों के स्थायी कर्मचारी लोक सेवा के सदस्य होते हैं। उनके भर्ती तथा सेवा शर्तें लोक सेवा के कर्मचारियों के समान होती है, अर्थात लोक सेवा नियम इन पर समान रूप से लागू होता है। देश के विधिक पद्धति के अनुसार यह राज्य को प्राप्त सर्वोच्च वैधानिक स्वायत्तता का उपभोग करते हैं। सरकार की सहमति के बिना इन पर मुकदमा नहीं चलाया जाता है। विभागीय उपक्रमों के लाभ। विभागीय प्रबंध पद्धति के प्रमुख लाभ हैं उत्तरदायिता, समरसता, एकीकरण और समन्वय। ये चारों प्रमुख रूप से सरकार के द्वारा निभाए जाने वाले विभागीय उपक्रम के कार्य हैं, जिन्हें हमें निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। यह प्रत्यक्ष मंत्रीय नियंत्रण में रहता है और संसद के प्रति जवाबदेह रहता है। इसमें संगठनात्मक और प्रक्रियात्मक समरूपता पाई जाती है, जिससे कार्य व्यवस्थित तथा प्रक्रिया एवं व्यवहार वस्तुपूर्वक बना रहता है। यह उद्यमीय ढांचा संपूर्ण शासकीय ढांचे का अभिन्न भाग होता है, जिसमें प्रशासन एकीकृत और सुसंबद्ध बनता है। इसमें प्रशासनिक सेवाओं और संस्थाओं में समन्वय तथा सहयोग स्थापित होता है। सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने का श्रेष्ठ उपाय है, क्योंकि सरकार का इसके कोष पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। जनता का पूर्ण विश्वास प्राप्त होता है। लोक सेवकों में सुरक्षा की भावना का विकास होता है। आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिक संभावना होती है। यह उन उद्यमों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है जिनकी स्थापना रक्षा, सामरिक महत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक नियंत्रण, वित्तीय नियंत्रण, जनहित की रक्षा आदि विशेष मुद्दों पर उद्देश्यों से की हुई होती है। श्री ए.डी. गोरावाला के अनुसार यद्यपि विभागीय प्रणाली का उपयोग अपवाद स्वरूप ही किया जाना चाहिए, लेकिन इस प्रारूप के महत्व को नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसे उद्योगों के लिए व्यवहार में विभागीय प्रणाली ही उचित रहती है जिनको लगाना सरकार के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, लेकिन जिसमें पूंजी निवेश भारी मात्रा में होता है। विभागीय उपक्रमों के दोष। विभागीय उपक्रमों या विभागीय प्रबंध पद्धति के दोष भी बहुत अधिक हैं, जो निम्न प्रकार हैं। उपक्रमों के संचालन में विभागीय ढांचे का पदसोपानी कठोरता एक बड़ी बाधा बन जाती है। आदेश की एकता और उचित माध्यम प्रक्रिया उपक्रमों के कार्य निष्पादन से लचीलापन समाप्त कर देती है। लचीलेपन के अभाव कठोरता को जन्म देते हैं और कठोरता कार्यकुशलता को हजम कर जाती है। नियम प्रक्रिया साधन के स्थान पर साध्य बन जाते हैं। इससे कार्यों में विलंब होते हैं तथा विलंब को दूर करने के लिए जनता और संबंधित एजेंसियां रिश्वत देने के लिए बाध्य होती हैं। अति केंद्रीयकरण के कारण औद्योगिक सफलता के लिए जरूरी स्वायत्तता का अभाव पाया जाता है। नवाचार हतोत्साहित होता रहता है। परिणाम स्वरूप परिवर्तनशीलता का अभाव पाया जाता है। इससे उपक्रमों की वित्तीय सहायता भी सीमित हो जाती है, जिससे कि कठोर वित्तीय एवं बजटीय नियंत्रण का परिणाम है। वस्तुतः विभागीय प्रणाली का सबसे बड़ा दोष कठोरता और अत्यधिक नियंत्रण है, और इसके लिए डिमॉक कहते हैं कि यदि विभागीय पद्धति में नम्यता और स्वायत्तता लाई जाए तो निगमों की जरूरत ही नहीं है। यह सब प्रमुख रूप से विवरण था विभागीय उपक्रम के बारे में, जिसमें हमने उसके गुण, उसके लाभ, उसके अर्थ के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।